Hello friends, welcome to the current affairs session for 27 July 2022. MCQs देखते हैं सबसे पहले. In which of the following country a volcano named Sakurajima was erupted recently? इसका आंसर है ऑप्शन ए, that is जापान. Second है which of the following state is rewarded as the most film friendly state during 68th National Filmfare Awards? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश. Then which of the following person has won prestigious Global Energy Award? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कौशिक राजशेखरा. क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर. इन तीन स्टेट्स के अलावा चौथी जो स्टेट है इसमें, दैट इज मेघालय. तो ये आपने याद रखना है. लास्ट सेशन के एमसीक्यूज देखते हैं. इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन है द फेमस पेंटिंग मालाबार लेडी वॉज पोर्ट्रेट बाय, then in which of the following state UT's India's first brain health clinic was launched? Third question है which of the following is a correct engagement matrix between state UT's under एक भारत श्रेष्ठ भारत? क्वेश्चन 4 है आपने इन कंट्रीज को नॉर्थ टू साउथ इनकी लोकेशन के हिसाब से अरेंज करना है. ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं. करंट अफेयर्स देख लेते हैं. आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो कम कर दी है और वार्न किया है कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन और रिसेशन तक की नौबत आ सकती है. पहले जो ग्रोथ फोरकास्ट था, रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट, वो 3.6% था अप्रैल में, और अभी कितना इन्होंने फोरकास्ट किया है, 3.2% इन 2022. ये आईएमएफ की एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. तो ये आपने याद रखना है. कई बार डायरेक्टली रिपोर्ट का टाइटल पूछ लेते हैं और इसको कौन रिलीज करता है. इसके अलावा जीडीपी जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है उसके पहले जो कारण थे, चाइना में जो अभी इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है और रशिया में, वो एक मेन कारण बताए गए थे. 2023 का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 2.9% दिया है और जो पहले कितना था, 3.6%. इसका मेन कारण बताया गया है कि टाइटर मॉनिटरी पॉलिसी जो अडॉप्ट कर रहे हैं सेंट्रल बैंक्स. और टाइटर मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं ताकि मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब किया जा सके और इन्फ्लेशन को नीचे लाया जा सके. देन ग्लोबल ग्रोथ जो है ये 2% गिरी है सिर्फ 5 बार सिंस 1970, ऐसा आईएमएफ का कहना है. और इन्फ्लेशन जो है इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज में ये 9.5% तक जा सकती है, जो पहले फोरकास्ट था 8.7% अप्रैल में. आईएमएफ के बारे में पढ़ लेते हैं. इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैब्लिश की गई थी 1944 में, ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योर करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इसके अलावा पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए. ये जो आईएमएफ था इसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज सिस्टम, popularly known as the Bretton Woods Conference, along with the World Bank. IMF एंड वर्ल्ड बैंक दोनों को ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है. हेडक्वार्टर है आईएमएफ का इन वॉशिंगटन डीसी. इंडिया ने ज्वाइन किया था इसको 27 दिसंबर 1945 में और इसके हेड है क्रिस्टैलिना जॉर्जीवा. तो ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. रशिया ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ऑप्ट आउट कर लिया खुद को 2024 के बाद कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर का रशिया पार्ट नहीं रहेगा. ऐसा जो है डिक्लेयर किया रिसेंटली रशिया के जो न्यूली अपॉइंटेड स्पेस एजेंसी के चीफ हैं. स्पेस एजेंसी का नाम है रशिया की रोसकोस्मोस. ये आपने याद रखना है. और इनके जो न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर थे रोसकोस्मोस के, दैट इज यूरी बोरिसोव. तो ये नाम आपने याद रखना है. और इसका कारण बताया जा रहा है कि रशिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, खासकर रशिया की जो यूक्रेन पे अटैक है उसको लेकर जो रशिया का क्रिटिसिज्म हो रहा है और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा, ये एक मेन रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पढ़ लेते हैं. ये एक तरह की हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्टे करते हैं. लो अर्थ ऑर्बिट में है ये. फर्स्ट कंपोनेंट इसका लॉन्च किया गया था 1998 में और ये लार्जेस्ट ह्यूमन मेड बॉडी है इन लो अर्थ ऑर्बिट. ये अर्थ को सर्कल करती है अराउंड 92 मिनट्स में और कंप्लीट करती है 15.5 ऑर्बिट्स पर डे. एक माइक्रो ग्रेविटी की तरह काम करती है और एक स्पेस इन्वायरमेंट रिसर्च लेबोरेटरी की तरह, जहाँ पे क्रू मेंबर्स जो हैं
वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मीटीरियोलॉजी और अदर फील्ड्स के। 5 डिफरेंट स्पेस एजेंसीज हैं जो 15 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं और $100 बिलियन की लागत से, जो है यूएस डॉलर की लागत से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया गया था और अभी भी ऑपरेट कर रहा है। 5 कंट्रीज कौन सी है पार्टिसिपेटिंग, ये आपने याद रखना है। नासा स्पेस एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की, रोसकोस्मोस जो है रशिया की, जाक्सा स्पेस एजेंसी है जापान की, देन यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यूरोप की, इसके अलावा कैनेडियन स्पेस एजेंसी है कनाडा की। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सेबी ने यहाँ पे नोटिफाई किया सोशल स्टॉक एक्सचेंज फ्रेमवर्क। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने एक फ्रेमवर्क जो है नोटिफाई किया है जिससे एक स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सोशल इंटरप्राइजेस को एक एडिशनल एवेन्यू प्रोवाइड करेंगे जिससे वो फंड्स रेज कर सकते हैं। सोशल जो इंटरप्राइजेस है उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। सोशल इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस हैं जो सोशो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं, मतलब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। ये नोवल कॉन्सेप्ट जो है ये प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर जो है इनको सर्व करने के लिए प्रोवाइड किया गया है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैपिटल, इट मीन्स फंडिंग मिल सके। ये आइडिया जो था सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, ये फर्स्ट फ्लोट किया था फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन जी ने इन हर बजट स्पीच ऑफ 2019-20। इसके अंडर एसएससी जो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है एक सेपरेट सेगमेंट होगा एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज के, और इसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन जो है जारी करेगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एलिजिबल जो है यहाँ पे सोशल इंटरप्राइजेस जो पार्टिसिपेट करने के लिए, इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस के लिए यहाँ पे उनको जो है जो प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस है उनका प्राइमरी गोल जो है सोशल इंटेंट एंड इम्पैक्ट होना चाहिए। मीन्स वो सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट उनका प्राइमरी गोल होना चाहिए। सोशल इंटरप्राइजेज जो है ये एंगेज करेंगी सोशल एक्टिविटी आउट ऑफ 16 ब्रॉड एक्टिविटीज जिसको लिस्ट करेगा सेबी। एलिजिबल एक्टिविटीज जो हैं जैसे कि हंगर को ख़त्म करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, माल न्यूट्रिशन को, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना, हेल्थ केयर को प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, एम्प्लॉयबिलिटी एंड लाइवलीहुड बढ़ाना, जेंडर इक्वालिटी, empowerment of women and LGBTQIA communities and supporting incubators of social enterprises। तो ये आपने याद रखना है। कॉरपोरेट फाउंडेशंस, पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसी एक्टिविटीज़, इसके अलावा प्रोफेशनल्स और ट्रेड एसोसिएशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंपनीज एक्सेप्ट अफोर्डेबल हाउसिंग, ये एलिजिबल नहीं है सोशल इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन के अंडर, मतलब ये सोशल इंटरप्राइज नहीं बन सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आपने। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ने 5 मोर रामसर साइट्स जो हैं ऐड की हैं और इसको मिलाकर जो है अभी टोटल रामसर साइट्स इंडिया में 54 हो गई हैं। रामसर कन्वेंशन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में साइन की गई थी। रामसर सिटी है एक ईरान की, जिसमें वेटलैंड्स जो हैं बेसिकली उनको, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये कन्वेंशन साइन की गई थी। वेटलैंड्स जो हैं ऐसे दलदली, मार्शी और स्वैम्पी एरियाज हैं जहाँ पे शैलो वाटर होता है, लेक्स भी इनका पार्ट है। तो ऐसे, और ये जो वेटलैंड्स हैं ये बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, आपको बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऐसे वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन जो है साइन की गई थी। तो 5 जो न्यू रामसर साइट्स ऐड हुई हैं वो कौन सी हैं? तारीकिली बर्ड सेंचुरी, पल्ली करनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिछावरम मैनग्रूव, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। साख्या सागर है मध्य प्रदेश में, एंड पाला वेटलैंड है मिजोरम में। तो याद रखना आपने, इंडिया रामसर वेटलैंड्स जो हैं ये इनका एरिया अराउंड 11,000 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है, जो कि है 10% ऑफ द टोटल वेटलैंड एरिया इन द कंट्री। इसका मतलब क्या है? इससे हमें क्या समझ आता है कि सारे वेटलैंड्स जो इंडिया के वो रामसर साइट का पार्ट नहीं है। जितने भी वेटलैंड्स इंडिया के उसमें से सिर्फ 54 हैं वो रामसर साइट्स का पार्ट है। इसके अलावा कोई भी ऐसी साउथ एशियन कंट्री नहीं है जहाँ पे इतने सारे जो है वेटलैंड्स हों, रामसर वेटलैंड्स हों। यूके जो है उसमें 175 है, मैक्सिको जो है 142 है। ये ऐसी स्मॉलर कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडिया से ज़्यादा जो है वेटलैंड्स हैं, मतलब इनका नंबर, यूके में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हैं
और इसका साइज जो है इंडिया से कम है। इसके अलावा बोलीविया जो है, बोलीविया एक कंट्री है जहाँ पे जिसका ज़्यादातर एरिया मतलब लार्जेस्ट एरिया जो है अराउंड 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है रामसर कन्वेंशन साइट्स के अंडर है। तो याद रखना लार्जेस्ट एरिया के मामले में बोलीविया है, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स इन टर्म्स ऑफ साइज देखें अगर कंट्री का तो यूके में है। और अगर कोई वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक्स्ट्रा फंडिंग जो है इसको मिलेगी, बट स्टेट्स और सेंटर जो है उनको इंश्योर करना पड़ता है कि ये जो वेटलैंड्स हैं इनको कंजर्व किया जा सके और इंक्रोचमेंट से बचाया जा सके। और इसके अलावा क्या होता है कि लोकल टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करने की इनमें पोटेंशियल रहती है और एक इंटरनेशनली विजिबिलिटी इनकी बढ़ जाती है। नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री एंड असेसमेंट जो है जिसको कंपाइल करता है इसरो, और इसने एस्टिमेट किया है कि इंडिया की जो वेटलैंड्स है टोटल, उसका जो टोटल एरिया है इट इज़ अराउंड 1,52,600 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया है, इंडियन नेशनल है इंदरमीत गिल, इनको चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया है। और इसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स फॉर ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये सक्सीड करेंगे अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं कार्मेन रेनहार्ट को। ये करंटली सर्व कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट फॉर इक्विटेबल ग्रोथ फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशंस। ये सेकंड इंडियन है जो सर्व करेंगे एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट आफ्टर कौशिक बासु, जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे वर्ल्ड बैंक के फ्रॉम 2012 टू 2016। वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मनी लेंड करता है, मनी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स को, खासकर लो एंड मिडिल इनकम नेशंस को, ताकि वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकें। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, दैट इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स। और वर्ल्ड बैंक जो है दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर बनता है, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की आउट ऑफ 5 एंटिटीज, और ये बनाई गई थी वर्ल्ड बैंक जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ 1944 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान। और 5 जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड बैंक के वो पढ़ लेते हैं एक बार। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा ने पास किया है फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल, जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव जो है स्टैट्यूटरी कवर जो है फैमिली कोर्ट्स को दिया जाएगा, स्टैट्यूटरी बैकिंग मिलेगी, जो ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड में। 2 फैमिली कोर्ट्स जो है फंक्शन कर रही है नागालैंड में सिंस सितंबर 2008, और 3 जो है ऑपरेट कर रही है हिमाचल प्रदेश में सिंस फरवरी 2019। फैमिली कोर्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट हैं जो इस्टेब्लिश की गई थी विद द गोल ऑफ प्रिजर्विंग द वेलफेयर ऑफ फैमिली थ्रू यूज ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू रिजॉल्व फैमिली प्रॉब्लम्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। कि फैमिली इश्यूज जो हैं डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करना है लॉ के फ्रेमवर्क के अंडर। ये फर्स्ट इनेक्टेड किया गया था, ये जो एक्ट है 1984 में फैमिली कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई थी। गोल क्या था कि कंसिलिएशन प्रोवाइड करना और इंश्योर करना कि प्रॉम्प्ट रेजोल्यूशन हो, जल्दी से रेजोल्यूशन हो पाए ऐसे केसेस का जो रिलेटेड है मैरिज एंड फैमिली डिस्प्यूट से। इस एक्ट के अंडर स्पेशलाइज्ड कोर्ट इस्टेब्लिश करने की प्रोविजन है जो सोली डील करेंगी फैमिली मैटर्स के साथ, और ऐसी कोर्ट्स के पास नेसेसरी एक्सपर्टीज होगी ताकि ऐसे केसेस को ये जल्दी से जल्दी जो है रिजॉल्व कर सके। सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का, ये स्टेट करता है कि स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द हाई कोर्ट, कंसर्न्ड हाई कोर्ट, वो इस्टेब्लिश कर सकती हैं फैमिली कोर्ट इन एवरी एरिया ऑफ द स्टेट विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन पीपल। इट मीन्स स्टेट की जिस एरिया की 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है उस एरिया में फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश की जा सकती है। इसके अलावा स्टेट ऐसे एरियाज में भी इस्टेब्लिश करती हैं जहाँ पे उनको लगता है कि बहुत ज़रूरी है ऐसी कोर्ट इस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट देखते हैं, आज़ादी से अंत्योदय तक कैंपेन। इसमें यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड जो है वो जनरेट किए जाएंगे, और इसका जो नंबर है इंक्रीज कर गया है एवरेज ऑफ 5,000 अ डे से 7,000 टू 9,000 डेली ड्यूरिंग द 90 डे आज़ादी से अंत्योदय तक कैंपेन। ऐसा कहा है ऑफिशियल्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। इन्होंने कैंपेन जो है लॉन्च की गई थी अप्रैल 28 को यूनियन गवर्नमेंट ने, ताकि इनरोलमेंट जो है ऐसे पर्सन्स की उसको बढ़ाया जा सके सेवरल स्कीम्स में अक्रॉस मिनिस्ट्रीज।
इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब 75 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई हैं इन कनेक्शन विद ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स जो फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड हैं अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। और डिपार्टमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया स्टेट्स को कि उनको ये आईडीज जो हैं ये मैंडेटरीली इशू करनी पड़ेंगी थ्रू इट्स ऑनलाइन पोर्टल फ्रॉम जून 1 2021 ऑनवर्ड्स। और ये जो स्कीम है आज़ादी से अंत्योदय तक, इसके अंडर क्या है कि जो ग्राउंड लेवल तक जो है बेसिकली ऐसे बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है 19 के अराउंड स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट्स ऐसे बेनिफिशरीज को प्रोवाइड किया जाएगा जो बहुत ही मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है सोसाइटी के, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा इस स्कीम के अंडर। नेक्स्ट देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इंप्लीमेंट किया है सूर्या मित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि ग्रीन जॉब्स जो है कंट्री में उसको बढ़ाया जा सके। यूनियन मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, उसकी ये स्कीम है। इसका एम क्या है, स्किल्ड मैन पावर क्रिएट करना, इसमें इंस्टॉलेशन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट में सोलर पावर प्लांट्स के और इससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है ऐसे एरियाज में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, इसके अलावा यूथ को ट्रेन करना, ऐसे यूथ को जो जिनकी एज 18 ईयर से अबव है एज सोलर पीवी टेक्नीशियंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। स्कीम जो है इसका एम क्या है, एट क्रिएटिंग 50,000 ट्रेंड सोलर फोटोवोल्टिक्स टेक्नीशियंस जो है इन्होंने क्रिएट करने हैं बाय मार्च 2020। स्पेशल इम्फेसिस जो है यहाँ पे दिया गया है SC ST OBC कैटेगरी के यूथ को। क्वालिफिकेशन जो इसमें रिक्वायर्ड है दैट इज ITI इन इलेक्ट्रिकल एंड वायरमैन, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। इसके अलावा हायर क्वालिफाइड जो पार्टिसिपेंट्स हैं बीटेक जैसे, वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। प्रोग्राम जो है 100% फंडेड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, ONGC ने ग्रीन हाइड्रोजन जो है बनाने के लिए एक MOU साइन किया है दैट इज मोमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियाज लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ग्रीनको जीरो सी। तो ये आपने याद रखना है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ग्रीनको जीरो सी जो है, और यहाँ पे जॉइंटली ये परस्यू करेंगे रिन्यूएबल, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ये सारे जो है डेरिवेटिव्स हैं ग्रीन हाइड्रोजन के। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना इनका मेन गोल है। ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया है अंडर नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो लॉन्च किया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को एक ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के लिए, जिसके अंडर MOU जो है कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम बाय 2030। मतलब इस टारगेट को अचीव करने का इसका गोल रहेगा। जो 3 मेन टाइप की हाइड्रोजन है वो डिस्कस कर लेते हैं। ग्रे हाइड्रोजन है जिसके अंडर नेचुरल गैस को स्प्लिट कर दिया जाता है हाइड्रोजन एंड CO2 में, इसमें से CO2 एमिट होती है एटमॉस्फेयर में, तो ये कंपैरेटिवली क्लीन एनर्जी नहीं है। ब्लू हाइड्रोजन जो है इसमें नेचुरल गैस को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन एंड CO2 में, इसमें क्या होगा कि CO2 जो एमिट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा या रीयूज कर लिया जाएगा, तो ये कंपैरेटिवली क्लीनर मोड ऑफ एनर्जी है। जो क्लीनेस्ट है वो है ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें वाटर को स्प्लिट कर दिया जाएगा हाइड्रोजन में बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, और जो इस प्रोसेस के जो एनर्जी यूज होगी वो वाटर या विंड एनर्जी होगी, और ऐसे केसेस में कोई भी किसी भी तरह की CO2 जो है एमिट नहीं होगी, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है समर्थ इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, जिसके अंडर को फायरिंग जो है बायोमास की जाएगी थर्मल पावर प्लांट्स में, और जो स्टबल बर्निंग का इशू है उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि ग्रीन पावर प्रोडक्शन जो है उसको प्रमोट किया जा सके और इनकम जनरेशन हो सके फार्मर्स की और स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स की। को फायरिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। बायोमास को फायरिंग एज द टर्म इटसेल्फ सजेस्ट कि दो चीज़ों को एक साथ फायर करना, जलाना। इसके अंडर क्या होता है कि सब्सटीट्यूट करते हैं फ्यूल को बायोमास के साथ एट कोल थर्मल पावर प्लांट्स। कोल एंड बायोमास को दोनों को एक साथ जलाया जाता है बॉयलर्स में, और इस पर्पस के लिए कोल पावर प्लांट जो है उनको पार्टली रिकंस्ट्रक्ट और रेट्रोफिट किया जाता है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस लाए जाते हैं। इसके अंडर क्या है कि बायोमास को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एफिशिएंट एंड क्लीन वे है, इससे ग्रीन हाउस गैस की एमिशंस जो हैं वो भी कम होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।